Okay, good evening. All of you can start marking your attendance by the time I'll present my screen. Just put in chat box whether it's visible or not visible. Any one of you? Okay. Everybody is busy in marking attendance. It's visible. Okay, great. So let's go with the today's session, which is 14th session of our astronomy understanding, though we call it a certificate course. But the important is that I wanted to make you bit aware about the something which is very close and initial science, that is astronomy, खगोल विज्ञान. तो 14 क्लास हो चुके हैं हमारे, 13, और ये 14वां क्लास है. और हमने एक फैशन बना लिया है, एक सिस्टम बना लिया है जिसमें हम लोग एक कॉन्स्टिलेशन तो पढ़ते ही है हर क्लास में. अभी नए सिरे से हमने कुछ चालू किया है कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के किताब में एस्ट्रोनॉमी है, हम उसको खंगाल रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. So let's get into the first part, which is acknowledgement that everything has taken from internet, and that is what we have covered from the Maharashtra State Board syllabus, as we are trying to cover up some basics of astronomy. So our Earth and Sun, that is the fifth standard subject we have covered. Then sixth, we have talked about the universe and galaxies. Today we'll be covering solar system. And today's other topics will be constellation Cepheus will be talking. We'll be covering bit of the sun, and then other oral part of it, like questions and answers. So let's get into the Cepheus. As the name suggests here, Cepheus is a Urusha Parva in Marathi and Hindi. And as we talk about the any constellation, means there are 88 constellations. Those who are new today, some people are fresh, like one student Manole has joined, so he will be too fresh, but you don't have to bother much because you will be getting the things very fast as you start listening to these lectures. Okay. Ban Irish Baba Banbenchi, Standard 10 Hindi. Okay. It is what is, hold on. Avnish is name, sixth standard student. Okay, no problem. So we'll be talking about one constellation. As you can see this screen, this is a night sky. Okay. This particular thing has been picked up from one software called Stellarium. And by the end of our 50 lectures, you will be good in Stellarium because many of you have a lot of interest in astronomy. तो एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान की शुरुआत जो है वो ऑब्जर्वेशन से होती है, और ऑब्जर्वेशन में हमारे लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट चीज अवेलेबल रहती है रात में, एंड दैट इज नाइट स्काई. और नाइट स्काई एक अच्छी जगह से आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखती है. उन चीजों को समझने का प्रयास करने के लिए हमने इस एस्ट्रोनॉमी कोर्स को डिफाइन किया है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ. तो एक मिनट, सिस्टम हैंग हो गई. नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए. तो आप जो देख रहे हैं इसमें, जस्ट आई विल गो थ्रू दिस पार्ट. एक बार फिर से चैट बॉक्स में लिखिए कि दिख रहा है सबको. मैंने पाइसिस एस्ट्रिनस पे और एक्वेरियस पे जूम किया है. सो आर यू एबल टू सी इट दैट? ओके, धीरज इज सेइंग इट इज विजिबल. सो हमने यहाँ जितनी भी कॉन्स्टिलेशन को कुछ हाईलाइट किया है वो कॉन्स्टिलेशन देखी. तो हम शुरुआत थोड़ी एंड से शुरू करते हैं. एक है टिक्यूना. इस कॉन्स्टिलेशन को हमने देखा, गरस को देखा, पाइसिस ऑस्ट्रिनस को देखा, एक्वेरियस को देखा, पेगासिस को देखा, लेसेर्टा को देखा, एंड देन वी वेंट इनटू द समथिंग कॉल्ड एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन. और फिर हम चले अर्सा माइनर, जो एक छोटा भालू है, और उसमें हमको पोल स्टार समझ में आया. आज हम सेफियस नाम की कॉन्स्टिलेशन को पढ़ रहे हैं. तो ये सारी चीजें नए लोगों के लिए थोड़ी बोरिंग हो जाएगी. बोरिंग तो नहीं होंगी, थोड़ी तकलीफ वाली होंगी. जैसे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्काई मैप में, ये वेस्ट है, ये सूरज है जो डूबने की कतार पे है. मतलब आप आराम से समझ सकते हैं कि ये सनसेट के टाइम के फोटो में
मतलब तकरीबन इस लास्ट वाले हिस्से में देखें तो 17:13, मतलब शाम के 5:13 का ये दिसंबर का 2 दिसंबर 2020 का स्काई है। अभी इसकी मूवमेंट कैसे होती है इसमें बाद में फुर्सत से जाएंगे। आज हम सिर्फ सेफियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये है एक्चुअल सेफियस कॉन्स्टिलेशन। ओके, तो ये सेफियस कॉन्स्टिलेशन के लिए जो स्लाइड में आप आया उसको थोड़ा जूम करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इनको होपफुली सबको दिख रहा है। ये मान के मैं ही आपके लिए कुछ पढ़ देता हूँ कि इट वॉज नेम्ड आफ्टर द माइथिकल किंग सेफियस ऑफ इथियोपिया। He was basically husband of Cassiopeia and father of Princess Andromeda. The constellation is home to Vivi Cephi and the Garnet star, that is the Mu Cephei, both among the largest known star in the Milky Way galaxy, and to several well-known deep sky objects like a Wizard Nebula, Aries Nebula, and the Firework Galaxy. अब ये सारी चीजें नए बंदों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं फिर से बता दूं। जो आसमान में बहुत सारे तारे दिखते हैं उसमें से जो 5-6 हजार तारे मैग्नीट्यूड 6 तक है, जिनके ग्रुप बना के तार का समूह बना के हमने उनको नाम दे दिया, उनको बोलते हैं 88 कॉन्स्टिलेशन यानी तारका समूह। उन तारका समूह से हमको रात के आसमान में दिशा का मार्गदर्शन मतलब डायरेक्शन सेंस मिल सकता है। इसी के कारण हमको टाइम टेबल का अंदाज आता है, सीजन्स के बारे में पता चलता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस इन लिटिल हजार्डस फैशन, मतलब जैसे कि किस पीरियड में बहुत भारी बारिश हो सकती है। ये सारे पुराने जनरेशन ने मतलब एंशियंट जनरेशन ने अनुमान लगाने के लिए यही ग्रह तारों के मैपिंग का इस्तेमाल किया। आज हम जो ये कॉन्स्टिलेशन देख रहे हैं सेफियस, इसमें आपने देखा होगा कुछ लाइन डायग्राम है और उसमें नाम लिखे हैं कि अल्फा है कुछ, बेटा है, ग्यामा, डेल्टा एंड म्यू। अल्फा के सामने लिखा अल्दरामीन, बीटा के सामने अल्फिर, गामा के सामने लिखा एराय, डेल्टा का नॉमेनक्लेचर है नहीं, बट जबकि म्यूसिफी का नॉमेनक्लेचर है गार्नेट स्टार। ओके, तो ये जो स्टार्स है, ये जो कॉन्स्टिलेशन बना रहे हैं, इनके बारे में हमें अगर जानना है तो थोड़ा मुझे आपको सुनना पड़ेगा। सेफियस इज वन ऑफ द ग्रीक कॉन्स्टिलेशन, मतलब जब ग्रीक सिविलाइजेशन पूरे अपने चरम पे था और उस जमाने में जब वो इस फील्ड में काफी योगदान दे रहे थे, तो जो कॉन्स्टिलेशन के नामकरण हुए, द कॉन्स्टिलेशन वर आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड, that was the period when Cepheus constellation was also identified and named. The constellation Cepheus is a king and is visible all the year in the northern hemisphere. It can be seen between the latitudes of 90 degree and -10 degree. अभी ये लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, आर ए डिक्लिनेशन, नए बच्चों को तकलीफ हो सकती है, बट आप अपने हिसाब से गूगल पे ये सब ढूंढ सकते हैं। नहीं तो जैसे ही हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपके ये सब समझ में आ जाएगा। This particular constellation is a medium-sized constellation, and total area of the sky covered is approximately 588 square degrees, जिसमें हम हमेशा बोलते हैं कि डिग्री का हिसाब समझने के लिए जब भी हम फुल मून, मतलब जो हाल ही में है शायद कल कल फुल मून, तो जो मून का पूरा डिस्क आप देखेंगे वो रहेगा तकरीबन आपका 1.5 डिग्री। ओके, दैट इज 90 मिनट्स या होपफुली। ओके, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आपको बार बार बताते वक्त मैं इस तरीके से कंफ्यूजन में आ जाता हूँ। तो ये जो सेफियस कॉन्स्टिलेशन है जो आपके सामने है, ये 27th लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन नाइट स्काई है, मतलब इसके आगे 26 कॉन्स्टिलेशन इससे बड़ी है। और आसमान में ये कॉन्स्टिलेशन जो है, यहाँ आप देख सकते हो कि अगर मैंने ये सेफियस नाम का राजा दिखाया है आसमान के उस पर्टिकुलर एरिया में, तो साइड में उसकी कैसियोपिया बैठी है, इस तरफ ड्रैको मतलब काले ये नाम का सांप बैठा हुआ है, नीचे की तरफ अर्सा माइनर का भालू है, और राइट की तरफ कैमिलोपार्डिलिस मतलब एक बड़ा सा जिराफ है। तो इस तरीके से आसमान में ये कॉन्स्टिलेशन इज बॉर्डर्ड बाय कैमिलोपार्डिलिस, कैसियोपिया, साइगिनस यानी बड़ा सा राजहंस, ड्रैको, लेसरेटा एंड अर्सा माइनर। सेफियस एक ऐसी कॉन्स्टिलेशन है
जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी के टाइम से मतलब सेकेंड सेंचुरी से अस्तित्व में है या आइडेंटिफिकेशन में। इट वॉज नेम आफ्टर द मैथिकल किंग, मैंने बताया सेफियस जो एथियोपिया का था और वो कैसियोपिया का हस्बैंड था। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज है जो आप बच्चे हो बड़े हो बुजुर्ग हो सबको सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कादम्बरी चौधरी व्हाट इज मीन बाय सेफियस, इसके लिए आपको क्लास के शुरुआत से बैठना पड़ेगा कादम्बरी। हाँ, क्लास लेने वाला बंदा 9 बजे से प्रेजेंट है और क्लास जिनको सुनना है जिंदगी में आगे बढ़ना है वो 9:15 9:30 बजे एंट्री मारते हैं। इसको इनडिसिप्लिन बोला जाता है। अगर आपने स्लाइड नंबर 3 4 देखा होता तो उसमें लिखा था सेफियस मतलब वृषपर्वा। सेफियस एक कॉन्स्टिलेशन, ओके, मतलब तारका समूह है। और वृषपर्वा उसका हिंदी और मराठी नामकरण है, क्योंकि विज्ञान तंत्रज्ञान के क्षेत्र में भले ही हम कितनी भी तरक्की करें, हम अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में काफी कंफर्टेबल रहते हैं। इसलिए मैं आपको हर चीज का हिंदी में अनुवाद करके बताने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे हमने देखा कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन कॉन्स्टिलेशन। तो आज हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो कॉन्स्टिलेशन है, इस कॉन्स्टिलेशन सेफियस में और क्या क्या चीजें आती है। तो सेफियस हैज वन स्टार विद नोन प्लैनेट्स, बट इसमें कोई भी मेसियर ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी आप बोलेंगे, जो नए लोग हैं वो बोलेंगे मेसियर ऑब्जेक्ट क्या है। तो मेसियर ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसको चार्ल्स मेसियर नाम के साइंटिस्ट ने आसमान में दूरबीन से ढूंढ ढूंढ के बनाया। और तकरीबन उन्होंने 110 ऐसे ऑब्जेक्ट लिस्ट किए जो आसमान में नॉर्मली दिखने वाले तारों से अलग थे। और ये 110 तारों की लिस्ट में 110 मेसियर ऑब्जेक्ट के लिस्ट में आने वाले ऑब्जेक्ट्स सेफियस कॉन्स्टिलेशन में कहीं भी दिखते नहीं। इस कॉन्स्टिलेशन का ब्राइट तारा जो है वो अल्दरामीन है, और वो आपको यहाँ दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। होपफुली आपको दिखेगा। तो ये जो अल्दरामीन है वो अल्ट्रामीन के लिए मैं सेफियस को बड़ा कर देता हूँ और आपको दिखाई देता हूँ, दिस इज अल्दरामीन। ओके, ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। या अल्दरामीन आपको बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन का ध्रुव तारे से बड़ा जोर का संबंध है। पहली चीज तो ये आज के एग्जिस्टिंग ध्रुव तारा मतलब पोल स्टार से बहुत करीब है, और कुछ सालों बाद ये खुद पोल स्टार बनने वाला है। बट उसके पहले और एक चीज पोल स्टार बनेगी, और वो पोल स्टार बनने वाली चीज है ये उसका छोटा भाई जो है ग्यामा सेफी सेफी और ग्यामा सेफी का नाम है इराई। तो अल्दरामीन और इराई ये दोनों कैंडिडेट्स है फ्यूचर के नॉर्थ पोल स्टार फॉर द अर्थ। अभी ये चीज सब बच्चों को समझ में आएगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, तो इसमें ज्यादा नहीं जाते। हम जानने की करते हैं कोशिश ये चीज की कि एग्जैक्टली ये जो हम बात कर रहे हैं सेफियस कॉन्स्टिलेशन, इससे जुड़ी कहानियां क्या क्या है। ओके, तो कहानी ये है कि ये जो सेफियस मतलब एथियोपिया का किंग दिखाया गया जो कैसियोपिया का हस्बैंड है, वो ग्रीक माइथोलॉजी में जीउस मतलब क्या है, हमारे जैसे इंद्र होता है देवताओं का राजा, वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में जेउस होता है। और ये जो जेउस है इन्होंने उनको आसमान में जगह दे दी। क्यों जगह दे दी, क्योंकि ये भाई साहब जो है वो एक स्टोरी से जुड़े हुए हैं। और वो जोड़ी जो है वो स्टोरी जो है वो ये है कि सेफियस की वाइफ जो कैसियोपिया थी वो बहुत ही अड़ियल स्वभाव की बोल सकते हैं, या बहुत ही मराठी में बोला जाए तो गर्विष्ठ, मतलब जिनको बहुत गुरूर था बेवजह का अपनी सुंदरता पे, ऐसी व्यक्ति थी। और उसके चलते उन्होंने सिर्फ आजू बाजू वाले सगे संबंधियों का नहीं तो समुद्र देवताओं का भी अपमान कर दिया। और समुद्र देवता जिसको उनके ग्रीक तरफ पोसाइडन बोला जाता है मतलब गॉड ऑफ द सी, उसको गुस्सा आया, उसके बीबियों को गुस्सा आया, उसके परिवार वालों को गुस्सा आया। तो उन गुस्से में उन्होंने एक सी मॉन्स्टर देखा, और ये सी मॉन्स्टर जो है उसका नाम था सेटस, यानी अपने यहाँ का एक सांप। अभी ये सेटस जो है तिमिंगल मतलब उसको बहुत सारे मुख वगैरह है, ऐसा कुछ दिखा है।
अभी जब ये भड़क के भाई साहब आए तो ये सेफियस को किसी एक समझदार आदमी ने, उसके जो मंत्रिमंडल में होंगे, उन्होंने उसको एक सलाह दी कि भाई आप उसको प्रेजेंट के तौर पे खाने के लिए अपनी बेटी जो है एंड्रोमेडा उनको अर्पण करो। तो ये भाई साहब मैंने देखा आओ न ताओ, उसको एक पत्थर से सीशोर पे बांध दिया। अभी जब भी वो सीटस आके उनको खाने वाला था, तभी परसियस नाम के हीरो ने एंट्री मारी और उन्होंने एंड्रोमेडा को छुड़ा लिया। ऑब्वियसली आप समझ में आ रहा होगा कि हैप्पी एंडिंग के लिए आगे जाके उनकी शादी, बट यहाँ हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। जब इनकी शादी हुई तो उसमें भी कुछ कल्प्रिट लोग आ गए और उन्होंने भी इनको तकलीफ देने की शुरुआत की। अभी ये सब शुरुआत में उन्होंने उनको पहले फाइट किया सेफियस ने, सॉरी परसियस ने, और जब परसियस ने फाइट करने के बाद भी बात नहीं बनी तो भाई साहब ने जो एक मेड्यूसा मेडुसा नाम की एक राक्षसी थी, मालूम है आपको, तो उसके सर का इस्तेमाल किया। और बात ऐसी थी कि जो भी उसके सर की तरफ देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। ये चक्कर में ये किंग और क्वीन थे, उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो पत्थर के बन गए। तो ऐसी ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, ये हम बात कर रहे थे एक वेस्टर्न यूरोपियन बैकग्राउंड स्टोरीज की, कि जो ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ी जुड़ी हुई। सिमिलर स्टोरी एग्जिस्ट इन हिंदू माइथोलॉजी। और ये हिंदू माइथोलॉजी वाली जो स्टोरी है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसका जो लिखने का काम किया इस नॉवेल को, इस क्लासिक नॉवेल को, उनका नाम था मराठी में वी एस खांडेकर। उन्होंने ये स्टोरी लिखी पुराने जमाने में। 1960s में उनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला। 1974-78 के आसपास उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। और ये जो नॉवेल था बहुत ज्यादा फेमस हो। उसके किरदार जो थे, उसमें स्टोरी का नाम था ययाति, और उसके किरदार में वृषपर्वा आते थे, शुक्राचार्य आते थे, फिर उसमें शर्मिष्ठा आती थी, उसमें देवयानी आती थी। शर्मिष्ठा जो है वो वृषपर्वा राजा की कन्या थी, और ययाति जो है वो एक राजपुत्र थे जो भाई जंगल में शिकार के लिए गए थे। और उनकी स्टोरी जो है वो थोड़ी ज्यादा रोमांटिक है, वो इनके इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जो सारी स्टोरीज है, उससे जुड़े हुए किरदार आपको हर सिविलाइजेशन में दिखेंगे। हर सिविलाइजेशन में कुछ स्टोरीज रहेंगी। जिन सिविलाइजेशन ने सभ्य तरीके से पूर्वजों के ज्ञान को संभाल के रखा, उनके पास अच्छी अच्छी स्टोरीज है, बाकी सब वक्त के बहाव में बह गए। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं वो है ये बिग डिपर, मतलब अर्सा मेजर सप्तर्षि, और उससे आइडेंटिफाई किया हुआ पोलैरिस। और आगे हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज, एक है इराय, एक है अल्डरामीन, एक है पोलैरिस। और पोल स्टार का सर्कल जो है वो कुछ इस ढंग से घूमता है। तो ये जो मैंने एक थोड़ी सी गंदी डायग्राम बनाई, उस डायग्राम को अच्छे तरीके से आपको दिखाने का काम आगे के डायग्राम में करते हैं। ये एक्चुअल स्टार मैप है जो आपको बताता है कि दिस इज दी पोल स्टार प्रेजेंट, ओके, जो पोलैरिस। और आगे जाके अगर ये पोल स्टार बनने वाले हैं तो वो कैसे बनने, इसके लिए आपको ये डायग्राम मैंने दिखाया था कि पृथ्वी का एक्सिस जो 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड एक्सिस एक 26,000 साल का छोटा सर्कल बनाता है। और इस पृथ्वी के एक्सिस या पृथ्वी की मोशन को परांचन गति, मतलब प्रेसिजन मूवमेंट बोला जाता है। और ये जो प्रेसिजन मूवमेंट है, इसके कारण जो पोल का या एक्सिस का मूवमेंट होता है 26,000 साल का, उसमें आज हम जिस सदी में खड़े हैं उस टाइम पे आप देख सकते हो टू पोलैरिस, ये है नॉर्थ स्टार नाम। एक 14,000 साल बाद भाई साहब भेगा होंगे। और बीच के दरमियान कौन कौन होंगे ये जानने के लिए हम जाएंगे एक बढ़िया से डायग्राम। वो डायग्राम यहाँ। अभी जो बच्चे रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं वो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। सर द स्टोरी यू टेल इज रियल और इमेजिनेशन। आप इन कौन है ये नलावड़े मानसी? Okay. कौन सी वाली, ग्रीक वाली कि इंडिया वाली? मानसी, आर यू हेयरिंग मी? इट्स मानसी, आई होप। या, हाँ, ओके। सी, whenever you talk about mythological stories, mythological मतलब पौराणिक,
पौराणिक कथाएं नॉर्मली इस स्टैंडर्ड से आती है जिसको मराठी में हम बोलते हैं ना, जे न देखे रवि ते देखे कवि। मतलब कवि या लेखक, इनके एक इमेजिनरी माइंड से बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज आती है। उनका उद्देश्य एक रहता है कि भाई आम जनता को इथिक्स सिखाया जाए। तो ये जो सारी स्टोरीज है आज की डेट पे, मेरे जैसा साइंटिफिक प्रिंसिपल पे चलने वाला और सोच पे चलने वाला व्यक्ति 100% मानता है कि ये पुराण पौराणिक और किसी के वाइल्ड इमेजिनेशन से जुड़ी है, जिसका एक्चुअल वास्तवता से या सच्चाई से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। सो माय आंसर टू योर क्वेश्चन इज दीज आर द गुड इमेजिनेशन टू एंटरटेन द एंशियंट जनरेशन, जिनके पास टीवी मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक नहीं। ओके। तो ये हम देख रहे थे कि अगर हम पीरियड को इस तरीके से देखें, देखिए कैसे शुरू हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं 0, 2000, 4000, है ना, ऐसे जा रहे हैं हम लोग आगे। तो अगर ये आप समझ में आए तो मैं इसको क्लोज दे रहा हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। आप देख रहे हैं जस्ट हम 2021 में है ना, 2021 लिख रहे हैं ना हम लोग, अभी जनवरी में है। तो हम यहाँ है, ये है हमारा पोल स्टार पोलैरिस। पर जैसे ही हम लोग 4000 के आसपास जाएंगे तो कौन होगा, जो मैंने आपको बताया। श्लोक, आई डोंट रिपीट एनीथिंग। ओके। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर आप चिंता मत करिए, क्योंकि जब भी हम मिलेंगे मेरे घर में गांव में आके, आप मेरे टेलीस्कोप से कुछ आसमान में देखने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग 3-4 घंटा साथ में रहेंगे, तो आपके सारे सवालों के मैं विस्तार से जवाब दे दूंगा। अभी रिपीट करूंगा तो बाकी लोगों को थोड़ी परेशानी हो जाए। सो यू आर टॉकिंग अबाउट कि जैसे हम आगे बढ़ते तकरीबन आज से 2000 साल, मतलब ये टाइम स्केल पे 4000वें सदी में हमारे पास इराई यानी सॉरी ग्यामा सेफई विल बी नियर टू नॉर्थ पोल। फिर आगे बढ़े तो ये आ गया अल्दरामीन। ये अल्दरामीन कभी होगा, तकरीबन 7500 7,500 के सदी में। फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा, फिर हम आगे गए तो आपने देखा ये बड़े से मोटे से भाई साहब इधर दिख रहे हैं, जिनका नाम है वेगा। मतलब आगे फ्यूचर में पोल स्टार नॉर्थ पोल के आसपास है। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ये साइगनस कॉन्स्टिलेशन। तो उसका अगर ये डेनेब है, कौन डेनेब है, ये वाला जिसको मैंने बहुत गोला गोला घुमाया। डेनेब मतलब पूंछ में होने वाला तारा। ओके। तो ये हंस की पूंछ है, तो इस पूंछ की तरफ ये राइट साइड में जो आपको तारा दिख रहा है, ये एक 11,000वीं सदी में पोल स्टार का दिशा दिखाएगा। ओके। अभी हम आगे चलते हैं। आगे चलते वक्त हमको रास्ते में कौन कौन मिल रहा है, देखिए। अगर मैं इस तरफ से निगेटिव की तरफ जाऊं, जाने की जरूरत नहीं, एक्चुअली 26,000 ऐसे उल्टे भी काउंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ मैं अभी कुछ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है ये ड्रैको कॉन्स्टिलेशन। और ये ड्रैको कॉन्स्टिलेशन का ये जो तारा है, ये पर्टिकुलर, दैट इज थुबान। ये थुबान तकरीबन 4,000 3,500 आज से पहले, मतलब बीसी में जाएंगे, बिफोर क्रिश्चियन एरा, क्राइस्ट एरा। तो बीसी के दरमियान जो पिरामिड का कंस्ट्रक्शन हुआ, तभी ये पोल स्टार था। और उसी के चलते जो भी पिरामिड्स बने हैं इजिप्ट में और उस समकालीन मतलब सिमिलर पीरियड के, उनकी ओपनिंग विंडो जो है वो पोल स्टार की तरफ, मतलब थुबान की तरफ पॉइंट करती है। तो ये चीजें आपको बहुत बार मैंने बताई है, बट आज कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए मैंने रिपीट किया। नाउ विल गो इनटू द डायरेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज द नेक्स्ट वन। सेम डायग्राम which is shown without star background, just to tell make you understand that what we were talking। हमने देखा यहाँ पे कि आज हम यहाँ पे हैं, पोलैरिस पोल स्टार है। फिर हम आगे गए, यहाँ हमने ये सेफियस कॉन्स्टिलेशन देखी। फिर हम आगे गए और हमने ये लायरा कॉन्स्टिलेशन देखी, इसमें वेगा देखा, सॉरी। फिर हम आगे गए और तकरीबन यहाँ पे हमने ये थुबान देखा। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कंप्लीट पोल स्टार मूवमेंट बिकॉज ऑफ द इक्विनॉक्स मूवमेंट। एंड नाउ वी गो फर्दर। अभी हम देखेंगे
कि ये जो तीन चार तारे हमने जानने की कोशिश की, ये तीन चार तारों के अलावा जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट है, जो आंखों से तो नहीं दिखते पर बड़े बड़े टेलीस्कोप से जब उस कॉन्स्टिलेशन के अंदर झांक के देखा जाता है तो क्या दिखता है। तो क्या दिखता है इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको यहाँ बता। ये जो चित्र सुंदर सा आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है फायरवर्क गैलेक्सी, और ये डीप स्काई ऑब्जेक्ट है। अभी फायरवर्क गैलेक्सी के बाजू में लिखा है NGC 6946, मतलब न्यू जनरल कैटलॉग में लिस्टेड ऑब्जेक्ट है 6946 का, जो फायरवर्क गैलेक्सी है। दिखता है कि नहीं, जैसे कोई फटाके फोड़ रहा है या आसमान में दिवाली की जैसे कुछ जगमगाहट दिख रही है, तो वैसे टाइप का ये गैलेक्सी है। is an intermediate spiral galaxy in Cepheus constellation with an apparent magnitude of 9.6, approximately 22 million light years distance, मतलब कितना करोड़, 2.2 करोड़ लाइट ईयर्स डिस्टेंस पे अपने से वो है। इट लाइज बिटवीन द बैंड ऑफ Cepheus एंड Cygnus। अभी ये सारा जो दिख रहा है वो फोटो, ये बेसिकली माउंट लेमॉन स्काई सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ अराजोना के जगह से लिया गया। इट वाज द डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन 1798, और तब से लेके अब तक इस पर्टिकुलर गैलेक्सी के आसपास बहुत सारे, मतलब 9 सुपरनोवे देखे गए। आज मुझे किसी स्टूडेंट के पेरेंट ने एक सवाल पूछा था कि भाई ये न्यूट्रॉन स्टार ड्रॉप क्या होता है। तो न्यूट्रॉन स्टार ड्रॉप इज नथिंग बट दी cycle process in which big star meets the death and it passes through the phase of dying through neutron star। अभी न्यूट्रॉन स्टार एक चीज है, उसके आगे उसका मास ज्यादा है तो वो ब्लैक होल की तरफ बढ़ता है। तो ये हमने जो चित्र देखा, जो आप करीब से देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फायर वर्क्स गैलेक्सी NGC 6946 इन सेफियस कॉन्स्टिलेशन। ये है आइरिस नेबुला। आपको सबको मालूम है एरिस क्या है, अपने आंखों का वो हिस्सा जो तकरीबन एकदम धूप अंधेरे में 7 मिलीमीटर तक ओपन होता है, और उसके कारण हमको अंधेरे में भी कभी कभी दिखने लगता है, बिकॉज आवर आईज गेट एक्लेमेटाइज टू द डार्कनेस, कॉल्ड डार्क अडेप्टेशन। ये डार्क अडेप्टेशन जो आपका होता है, उस लाइट जो भी मिनिमम मात्रा में आपके आइरिस से होते हुए जाके रेटिना में गिरती है, उससे होता है। तो ये उस तरीके की ओपनिंग आपको यहाँ दिख रही है, इसलिए इसको आइरिस नेबुला बोला जाता है। ये NGC जनरल कैटलॉग का 7023 आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एंड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 6.8। It is approximately 1300 light years away from us. An object is a really star cluster embedded inside some nebula. The Iris Nebula is led by star SAO 19158. It lies close to two relatively bright stars, Tau Cephei, which is Myra variable, and Beta Cephei, which has got apparent magnitude of 3.23, that is Alphiric। तो आप बोलेंगे ये मायरा कहाँ से आ गया, मायरा इज ओमिक्रॉन सेटी। अभी ये क्या है इसमें इमीडिएटली नहीं जाएंगे। मायरा मतलब बहुत सुंदर, ऐसा लैटिन में मतलब निकलता है। तो ये सारी चीजों के साथ आप थोड़ी कुछ नई नई लैंग्वेज के वर्ड्स भी सीख रहे हो, जो आप बचपन से स्कूल में सीखते आए हो, बिकॉज शुरुआती दौर से ही लैटिन, ग्रीक, इस तरीके के भाषाओं का बहुत प्रभुत्व रहा है साइंस के प्रोपिगेशन। एनीवे वी गो फर्दर। आई होप एवरीथिंग इज ओके एंड कंफर्टेबल। मैं देख नहीं रहा हूँ आपका प्रश्न। सर कैन यू रिपीट द इंडियन स्टोरी? ओके श्लोक, विल कम टू दैट लेटर। थैंक यू सर, आई विल सी द वीडियो सर। ओके सर, इट मीन्स दैट पोल स्टार इज चेंजिंग। यस ओम बाणकर जी, 14 लेक्चर में आपने कुछ सुना होगा ठीक से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं कम से कम 14 बार बता चुका हूँ पोल स्टार चेंज होता रहता है। सर इट इज टाइप ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी नोन, इज इट विच, इसकी बात कर रहे हो? फायरवर्क्स गैलेक्सी, ओके। सी समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। हाँ पूर्वा, पूर्वा ये जो फायरवर्क गैलेक्सी है, ये आपको जिस तरीके से दिख रही है स्पाइरल आर्म गैलेक्सी की तरह ही दिख रही है, एंड यू आर राइट, बट टेम्परली विल नॉट गो इनटू दैट पार्ट, नाउ वी गो फर्दर। तो हम देखेंगे NGC 7354। अब NGC 7354 is a planetary nebula located in the northern circumpolar constellation of Cepheus. It is approximately
5,500 light years from us, discovered by William Herschel and described as a planetary nebula, bright, small, round, pretty, gradually, very light, brighter, middle subject. तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्लानिटरी डिस्क की तरह दिखता है, जो आप सैटर्न बेटन के मामले में महसूस करते हैं, इसलिए इनको प्लानिटरी नेबुला बोला जाता है। ये सारी चीजें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप से ली जाती है, इसलिए आपको दिख रही है। हमारे किसी भी कन्वेंशनल टेलीस्कोप से ये इतनी देख नहीं पाएंगे। नेबुला आर मेड अप ऑफ डस्ट, बेसिक एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, अदर आयनाइज्ड गैसेस। हाँ, दैट इज फाइन, बट पूछा किसने? ये कौन है? अनिल है ना पवार। हाँ ठीक है, आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली आप लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, बट कीप योर अटेंशन फोकस्ड ऑन वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आप नॉर्मली रिपीट लेक्चर देखते नहीं हो। सो वी गो टू द नेक्स्ट एनजीसी ऑब्जेक्ट विच इज 7129। और ये 7129 जो एनजीसी ऑब्जेक्ट है, ये आप जैसे देख ही रहे हो, ये बेसिकली ओपन स्टार क्लस्टर है। ओके, इट इज ए रिफ्लेक्शन नेबुला। रिफ्लेक्शन नेबुला का मतलब जब लाइट स्टार की किसी नेबुला यानी हाइड्रोजन और हेलियम के क्लाउड पे गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होके दिखती है, तो उसको रिफ्लेक्शन नेबुला बोला जाता है। दिस शेप ऑफ रोजबर्ड क्लस्टर कंटेन्स मोर देन 130 यंग स्टार। दिख रहे 5-6, बट है 130 नए वाले तारे। जैसे हम M45 यानी प्लीड्स में कृत्तिका नाम का जो तार का समूह गुच्छ है, उसमें दिखते हैं 5-6, बट है बहुत सारे तारे। ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड 10-11 के रेंज में है, बट बड़े टेलीस्कोप से लिए हुए फोटो के कारण हम इनको एंजॉय कर पाए। ये विजार्ड ने मिला है। इट इज ऑल्सो ओपन स्टार क्लस्टर discovered by Caroline Herschel in 1787, and cluster is embedded in nebula which is around 110 light years away from us. आगे एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो आर्टिस्टिक इंप्रेशन है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है, ये क्वासार है। क्वासार्स क्या है? बेसिकली ये क्वासार्स एंड ब्लेजार्स आर द हाई इंटेंसिटी luminous object located at a very high distance, considering it that it has must got existence during the origin of universe. तो ये जो S50014+81 is a distance compact hyperluminous broad absorption light quasar or blazar located near the declination region of constellation Cepheus. अभी they are found to be about 10,000 times more massive than a black hole at the center of galaxy. इनका अंदर जो मेजर ऑफ मास ऑफ ब्लैक होल है वो काफी बड़ा है, बट ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आप बहुत छोटे हैं। ये स्पिट्जर टेलीस्कोप से लिया हुआ या स्पेस प्रोब से लिया हुआ फोटो है। व्हाट इज स्पिट्जर? स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी। ओके, इट्स प्रीवियसली कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप, लॉन्च्ड इन 2030 और 3 और रिटायर कर दिया तकरीबन 30 जनवरी 2020, यानी आज से तकरीबन 1 साल पहले। तो उसने ये सेफियस कॉन्स्टिलेशन के बहुत सारे रीजन के फोटोग्राफ लिए हैं, जो आपको यहाँ इंफ्रारेड इमेजिंग को कलर इमेज में कन्वर्ट करके दिखाया। तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा बोरिंग डरावना होगा, बट कांट हेल्प इट, आप इसको समझने की कोशिश। अभी हम चलते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज की तरफ, जिसमें हम देखेंगे एक ऑब्जेक्ट। सन की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम चलेंगे इस पर्टिकुलर चीज से बाहर। जाने के पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमने इस चीज में, देखिए ये आपको देख रहा है, मैं इसमें फिर से एक बार सर्कल करना चालू कर रहा हूँ। ये ग्यामा है, ओके, ये बीटा है, फिर ये डेल्टा है, ये जीटा है, ओके, ये अल्फा, अल्फा है, ये म्यू है। क्यों ऐसे कर रहा हूं मैं? ये इसलिए कर रहा हूं, ये जो सारे भाई साहब है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने कभी अगर यूनिवर्स ब्रह्मांड के साइज का फोटो वगैरह देखा होगा, तो आपने म्यू सिफेई और वीवी सिफेई का नाम बहुत सुना है। तो ये क्या चीज है?
ये चीज वो है जो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बड़े स्टार। तो हम देखेंगे वास्तव में उनके फोटो कैसे लगते हैं अपने सूरज के सामने, और फिर हम हमारे सूरज के पढ़ाई में घुस जाएंगे। तो लेट्स गो टू दैट पार्ट फर्स्ट। तो होपफुली यहाँ पे फोटो होगा या अभी ये कैसे बड़ा किया जाए देखते हैं। दिख रहा है क्या कुछ आपको? यहाँ आपको जस्ट ये चीज मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ मैं। एनजीसी मीन्स न्यू जनरल कोटला, हाँ कोटला, हाँ ठीक है। किसने? बट ओके, कादम्बरी ने पूछा। फिर से कादम्बरी ध्यान नहीं है, मैं 2-3 बार बोला। एनजीसी मीन्स व्हाट? ओके। सो ये है आपका सूरज, नीचे आपकी ग्रहमाला है जिसमें जुपिटर वगैरह दिखाया। फिर हम बीटलग्यूस एंटेरस की हमेशा बात करते हैं कि वो सूरज से लाखों गुना बड़े हैं। फिर हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, एंटेरस पिस्टल स्टार से कितना छोटा है, देखिए हम साइज से जा रहे हैं। फिर हम जा रहे हैं कि ये जो पिस्टल स्टार है, ये पिस्टल स्टार के सामने वीवी सिपेई कितना बड़ा है, देखिए। यही वो वीवी और म्यू सिपेई है, दूसरा है उसके जैसा ही जिनका मैं जिक्र कर रहा था। तो आपको उसमें से बाहर निकाल के फिर से मैं इसमें लेके जाता हूँ। आई टोल्ड यू मेनी थिंग्स अबाउट सेफियस कॉन्स्टिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है। आज के दूसरे जनरल टॉपिक में हम चलते हैं सूरज की तरफ, जो अपना सेलेस्टियल फादर है। एंड यू नो मेनी थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सेलेस्टियल फादर। हम इसको फटाफट पढ़ देते हैं आपकी जानकारी के लिए। सूरज तकरीबन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है, जिसको हम वन एस्ट्रोनॉमी। माइक ऑफ करो, इतनी तो समझ होनी ही चाहिए। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस और नो लिखो जल्दी। ओके गुड। बस बस सबने लिख दिया। बस बस। हम बात कर रहे थे रेडियस की, जो आप सबको मालूम है। सूरज का डायमीटर तकरीबन 13,92,000, मतलब आप उसका हाफ करोगे तो आपको इधर समझ में आ जाएगा कि एक 7,000 किलो, सॉरी 7 लाख किलोमीटर के आसपास है। मास आप सबको पता है, अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻30 kg, मतलब 2 × 2 के ऊपर तकरीबन 30 इतना केजी, जो तकरीबन 3,30,000 अर्थ मासेस के इतना है। ओके। उस किससे बना हुआ है? तो 74% हाइड्रोजन है, 25% हेलियम है, 1% अदर। एवरेज टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 6,000 डिग्री केल्विन है। और सेंटर का टेम्परेचर 15.5 मिलियन डिग्री केल्विन, मतलब 1.5 करोड़ डिग्री केल्विन। एवरेज डेंसिटी भले ही 1.41 हो, क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में है। वॉल्यूम उसका तकरीबन 1.4 इंटू 10⁻27 क्यूबिक मीटर्स है। रोटेशनल मतलब खुद के अराउंड चक्कर मारने के लिए सेंटर जो इक्वेटोरियल बेल्ट है उसको 25 दिन लगते हैं, जबकि पोलर एरिया में 35 डेज लगते हैं। पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, हम मिल्की वे गैलेक्सी से तकरीबन सेंटर से 25,000 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। ऑर्बिटल स्पीड कितना है? तकरीबन 138 मिलियन माइल्स पर सेकंड और 200 मिलियन ईयर्स। ये फैक्ट्स आपको जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से दिखेंगे, तब आप देख लीजिए। यहाँ मैं आपको फिर से एक बार सूरज के सतह के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सूरज के जो उसके जोन्स है उसका क्लासिफिकेशन होता है। कोर मतलब सेंट्रल पोर्शन, फिर रेडिएटिव जोन जहाँ पे ऊर्जा जो है रेडिएशन से बाहर आती है, और एक्सटर्नल सरफेस पे कन्वेक्शन मीन से ये सब होता है। अभी जो बच्चे छोटे हैं उनको ये सब चीज समझना थोड़ा मुश्किल। एक्चुअली सूरज के जो हिस्से हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोटोस्फेयर, फिर आता है क्रोमोस्फेयर, फिर आता है करोना। करोना मतलब अपना वाला ये चल रहा है वो करोना नहीं है, ये कोरोना। ओके। ये जो है वो कोरोना वायरस। तो अभी हम कोरोनल होल भी देखेंगे, फिर सनस्पॉट भी देखेंगे, और उनकी जानकारी थ्योरेटिकली जान लेंगे फटाफट। फिर 15 मिनट में 6th का कुछ सिलेबस कवर करना है, उसको कवर करना
तो अभी हम आते हैं, सन इज सेलेस क्लासिफाइड एज ए G2 टाइप स्टार। अब ये G2 क्या होता है, G1 क्या होता है, ये सारी चीजें आप बड़े होते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। दीज आर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रम एंड अदर पार्ट्स, based on temperature, wavelength, or spectrum of light that it emits. It's classified as a G2 main sequence star. Okay. The sun is composed of gas and it has no solid surface. However, it still has defined structure, and three major structural areas of sun are shown in the upper half, जो हमने देखे, जिसको हमने कोर, रेडिएटिव एंड कन्वेक्टिव जोन्स बोला। फिर हम चलते हैं नीचे की तरफ कि भाई अबव the surface of sun, it is its atmosphere which consists of three parts, which is photosphere, chromosphere, and corona. The innermost part of the sun's atmosphere is basically photosphere. Chromosphere is the area between the photosphere and corona is extremely hot outermost layer extending outwards several billion miles or kilometers from the chromosphere. All the major features of sun can be explained by the nuclear reaction that produces its energy by the magnetic field resulting from the movements of the gas and by its immense gravity it begins at the core। आपको एक चीज अगर मैं पूछूं तो आप सब गलत जवाब देने वाले हैं, बट मैं पूछना चाहता हूँ कि सपोज मैं बोला कि यहाँ पे, अभी दिखेगा कि नहीं मालूम नहीं, दिख रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा, काला वाला। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ काला वाला। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हुआ, अभी उसको यहाँ पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, और सोचिए यहाँ पृथ्वी है तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कितना लगेगा। ये तो हो गए 500 सेकेंड। ओके, ये वाला पोर्शन, ये तो बहुत है ना, 15 करोड़ है, ये तो सिर्फ 7 लाख है। ये 7 लाख कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कौन बताएगा? कितने सेकंड लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे? 10 m अप्रोक्स, व्हाट इज दैट श्लोक? 10 m मतलब क्या है? फिर से लिखो, 10 m का क्या मतलब होता है? 10 मिनट्स लिखना चाह रहे हो? ओके। कोई, ये श्लोक जो है वो 6 स्टैंडर्ड का है, तो छोटे हैं तो उनसे हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो गलती है। तो बड़े लोग बहुत है, जैसे अविरत है, अविरत, यू कैन टेल मी हाउ मच टाइम इट टेक्स? तो एनीवे, चलो, इट टेक्स मिलियन ईयर्स, मतलब लाखों साल लगते हैं। आपने ये जो 10 m कहीं पढ़ा ना, वो 10 मिलियन है। ओके, तो ये आपको क्यों होता है ये खुद ढूंढिए, कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे पूछिए। So let's get into the today's academic parts, which is the sixth standard astronomy। इसमें हम बहुत फास्ट जाएंगे। ये हमने कवर किया, गैलेक्सी हमने कवर किया, गैलेक्सी के टाइप्स हमने कवर किए, फिर हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप कवर किया, स्टार्स कवर किए, नेबुलास कवर किए, और स्टार्स के टाइप्स भी कवर किए। 6 स्टैंडर्ड वालों को इसमें कुछ डाउट है तो वो लिख सकते थे, इसके पहले 8 दिन थे उनके पास। Now we'll not waste much time and we'll go into the further detailing of this sixth class subject। यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपको नासा की, इसरो की वेबसाइट पे जाना है, बहुत सारी जानकारी सोलर सिस्टम के बारे में वहाँ है, वो आपको कलेक्ट करनी है। आपने किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम। We'll go into the, can you tell which celestial bodies form the solar system? You can always put this answer in the chat box. I will keep answering and I'll keep continuing. I may not get time to look into this chat box, but आप लोग डाल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो सेलेस्टियल बॉडी जिससे सोलर सिस्टम बनती है, पहला तो है सूरज जो हमारा तारा है, दूसरे है प्लैनेट्स जो 8, फिर एक है ड्वार्फ प्लैनेट जो है प्लूटो, फिर है एस्टेरॉइड्स, फिर है कॉमेट्स, फिर है मिटियोर्स, फिर है वुड्स क्लाउड, फिर है क्यूपियर बेल्ट। तो इतनी सारी चीजें आपकी किताब में नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करिए। मैडम, क्लास इज ओवर? अच्छा, मुझे लगा नेटवर्क में खराब, तो इन लोग को आओ। एवरीबडी इज एबल टू सी, हियर एंड सी मी? या, ओके। सो नाउ वी गो फर्दर।
What is the difference between stars and planet? Star twinkle, planet do not twinkle. Star generate their own energy, planet do not. Planet reflect the light, and there is so much of other details which already been covered in the previous section. How many planets are there in our solar system? 8 now. What is to be found between Mars and Jupiter? There is the asteroid belt. So we come to the solar system now. The solar system consists of sun, planets, asteroid, comets, meteors, planets, include Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn can be easily seen. तो दिखता क्या नहीं है? प्लूटो नहीं दिखता है, फिर यूरेनस नहीं दिखता है, नेपच्यून नहीं दिखता है अपने नेकेड आईज। तो यहाँ वो सब बच्चे जिन्होंने मर्क्यूरी अपने हाथ से देखा वो यहाँ लिखिए कि सर आई हैव सीन मर्क्यूरी। आप यस लिखेंगे तो इसके बाद जो एस दिखेगा उसने मर्क्यूरी देखा, ऐसे में पकड़ लो। चलो जल्दी जल्दी। तो फिर यहाँ तो लिखा है कि मर्क्यूरी दिखता है, और आसमान तो आपको, श्लोक ने कब मर्क्यूरी देखा? दीपाली दीपाली मतलब सानिया पाटिल ने मर्क्यूरी देखा। फिर रेशमा मेहता जी के जो बच्चा है उसने सच बात बोली कि मैंने नहीं देखा सर। अभी इधर लोग मैंने पूछा है कि भाई किसने मर्क्यूरी देखा, तो लोग लिख रहे हैं मैंने मार्स देखा। ओके, फ्यू मंथ्स अगो श्लोक। अच्छा, श्लोक को मिलना ही पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेगी सेपरेट। फिर अभी देखो सब शरीफ बन गए। नो नो लिखा, फिर मानसी ने यस भी लिखा। अभी उसकी भी क्लास लेनी पड़ेगी, बट आज अपने पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। लेट्स गेट इनटू द इंटरेस्टिंग पार्ट which is sun. We have covered many things about sun. So now just we'll go through these technical details, which is academic part of the sixth standard. The sun, which is at the center of our solar system, is yellow colored star. मैंने आपको पहले भी बताया था कि येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर ये डिसिग्नेट करता है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड दैट इज टेम्परेचर। तो इसका सरफेस टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 6000 है। साइज ऑफ सन इज ह्यूज, 13,92,000, तकरीबन 14 लाख किलोमीटर का डायमीटर है। एंड प्लैनेट एंड साइज ऑफ द अर्थ दैट कैन बी इजीली प्लेस्ड विद इन इट आर, सॉरी इधर इन्होंने लिखा ओके, ये इन्होंने लिखा है कि 13 लाख planets of the size of Earth can be accommodated. एक्चुअली 10 लाख, बट 10 लाख का हिसाब ये है कि आप उनको तोड़ोगे फोड़ोगे। बट आप सपोज पृथ्वी का एकदम कुचुम्बर बना दो, पाउडर बना दो, और वैसी पाउडर से फील करना चालू कर दो सर सन नाम का गोला, तो 13 लाख पृथ्वी कंज्यूम हो जाएगी। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, द सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, सूरज सबको ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से पकड़ के रखता है, और उसके कारण सोलर सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट उसके चक्कर मारते रहते हैं। जो मैंने बोला था कि 13,92,000 किलोमीटर उसका डायमीटर है, वो आगे लिखा है। Sun rotates around its axis. While doing so, it revolves around the center of Milky Way galaxy, जहाँ पे बड़ा सा ब्लैक होल बैठ के अपने सन को और सारे तारों को आसमान में जो मिल्की वे में है उनको घुमाता है। तो यहाँ आपको एक ब्यूटीफुल सा सन का फोटो दिया। फिर हम जाएंगे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर द इनर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट्स। इनर आउटर किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग? पृथ्वी के रेफरेंस में बात। Outer planets have rings and crust of all the inner planet is hard. Outer planets have gaseous outer core. अभी ये क्यों है? ये आप अगर क्यूरियस है तो मुझे जवाब भेजो या मुझे सवाल पूछो, एक्सप्लेनेशन इमीडिएटली ऑफ हैंड नहीं दिया जाए। एक इंटरेस्टिंग टेबल है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम फैक्ट्स एंड फिगर्स। नाम दिया गया प्लैनेट्स का, नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट दिए गए, उसका जो एक्सिस है, जो हम पृथ्वी के बारे में हमेशा बोलते हैं कि 23.5 इंक्लाइंड है, और उसकी वजह से हमको सीजन यानी एटलीस्ट क्या समर और विंटर देखने मिलता है। और जब हमारे यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर विंटर होता है, तो यहाँ समर साउथ में विंटर, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, और एग्जैक्टली उल्टा अगले 6 महीनों में होता है। इंडिया की खासियत यह है कि समर के अंत में हमारे यहाँ बारिश होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मर्क्यूरी जो है उसको कोई भी चंद्रमा नहीं है, उसका एक्सिस इंक्लिनेशन जो है कुछ ज्यादा है ही नहीं, 0.01, मतलब ऑलमोस्ट खड़ा है, वर्टिकल है। पीरियड ऑफ रोटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक तकरीबन 59 डेज लेता है वो
पृथ्वी कितना टाइम लेती है? 24 घंटा। उसी चीज को मतलब खुद के अराउंड घूमने के लिए ये 59 डेज लेता है, और सूरज की परिक्रमा करने के लिए 88 डेज लेता है। मैग्नेटिज्म है नहीं, क्योंकि उसके सेंटर में जो कोर है उसका आयन कंटेंट जो है वो नहीं के बराबर। एटमॉस्फेयर भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना नहीं। रिंग भी नहीं है, क्योंकि उसमें किसी एस्ट्रॉइड बेल्ट को या किसी कचरे को पकड़ के नहीं रखा। Same is applicable to Venus, same is applicable to Earth, same is applicable to Mars as far as the rings are concerned. When we talk about the satellites, Venus के पास सैटेलाइट नहीं, बट अर्थ के पास अपना चंद्रमा है, और मार्स के पास दो सैटेलाइट है जिनका नाम है फोबोस एंड डिमियोस। तो उनके जो डिग्रीज है उससे आपको पता चलेगा कि 0 डिग्री मतलब अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो 180 डिग्री मतलब एग्जैक्टली उसके उल्टा। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि वीनस का इंक्लिनेशन एक्सिस जो है ऑलमोस्ट 180 डिग्री है। और इससे ही हमको आगे जाके उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ में आएगी। पर आगे जाके एक मजेदार किस्सा ये है कि अगर दिन बोले हम खुद के अराउंड घूमने को, मतलब 243 243 डेज वीनस को खुद के एक्सिस के अराउंड घूमने लगते हैं, तो 225 दिनों में तो खुद सूरज की परिक्रमा कर देता है। तो मतलब क्या हुआ? भाई साहब का जो दिन है वो उसके साल से बड़ा है। मैग्नेटिज्म नहीं है, एटमॉस्फेयर है, और वो इतना घना है कि उसके चलते वो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है, क्योंकि वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी अर्थ की तरफ आएंगे तो उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब लोग अर्थ पे रहते हो तो अर्थ के लिए बहुत केयर भी करते हो, और अर्थ के बारे में बहुत पढ़ते भी हो। और जो नहीं पढ़ते और नहीं केयर करते वो एहसान फरामोश है, तो उन ऐसे बच्चों को तो हम अपने यहाँ रखते नहीं। तो मतलब अपने यहाँ सब अच्छे बच्चे। तो भाई मार्स में जाएंगे। मार्स के बारे में मैंने आपको बताया, दो चंद्रमा है, ऐसे पोटैटो की शेप में है, वो ऐसे सर्कुलर बिर्कुलर नहीं है। और उनका जो डिग्री है वो 25.2 है, तकरीबन अर्थ जैसा ही। और पीरियड ऑफ रोटेशन भी तकरीबन अर्थ जैसा ही, 24 घंटे के आसपास। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी अर्थ जैसा ही, एक की जगह 2 साल है। मैग्नेटिज्म नहीं है, जबकि सेंटर में आयन कोर नहीं है, बट सरफेस में आयन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये लाल ऑरेंज रेड प्लैनेट बोला जाता है। एटमॉस्फेयर यहाँ यस लिखा है, बट जितना है वो नहीं के बराबर है। रिंग्स तो इनको है नहीं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के टेक्निकल डिटेल्स में हम ज्यादा जाएंगे नहीं। सिर्फ इतना जानेंगे कि इनमें से यूरेनस नेपच्यून के जो चंद्रमा है उनका कंफर्मेशन कुछ हद तक है। जुपिटर सैटर्न के चंद्रमा जो है उनका कंफर्मेशन दी हुई फिगर का नहीं है। तकरीबन 53 के आसपास उनका कंफर्मेशन है, बट एक्चुअल वास्तव में सैटर्न ने जुपिटर को चंद्रमा के रेस में हरा दिया। तकरीबन आज का टोटल काउंट सैटर्न का 82 है और जुपिटर का 79 है। तो आगे जाके अगर आपको कोई सवाल पूछे तो आप उनको सही जवाब देना ना भूलें। अभी आते हैं प्लैनेट्स के एक्सप्लेनेशन। जस्ट वन क्वेश्चन। एक है प्लेनेट वाला स्लाइड, दूसरा भी प्लेनेट वाला स्लाइड, तीसरा भी प्लेनेट वाला स्लाइड, चौथा कुछ एक्सप्लेनेशन, पांचवा कुछ एक्सप्लेनेशन, फिर लूनार लेक। फिर ये सब चीज में हमको लगेगा 15 मिनट। तो कैन वी कंटिन्यू क्लास फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स? यस और नो? सो गए लगता है सभी लोग। एक ही जगह हो, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। वेरी गुड। तो भाई अभी हम चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। मर्क्यूरी बहुत लोगों ने देखा, सपने में ही देखा करते हैं। दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। तो गलती से कोई बोले कि भाई वीनस सूरज को सबसे करीब है, तो आपको ये गलत स्टेटमेंट है, ये जानना है। इट इज विजिबल इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द वे वीनस इज विजिबल। A number of depressions which look like a volcanic crater but are actually caused by the meteoritic force। आप रात के आसमान में जो टूटता तारा देखते हैं, फिर फिल्मों में दिखाया जाता है, फिर लोग विश वगैरह करते हैं गधे की तरह। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि चंद्रमा की सतह मतलब सरफेस, या मर्क्यूरी की सतह यानी सरफेस, यहाँ पे जो आपको हल्के फुल्के डिप्रेशन क्रेटर दिखते हैं और जो टिके हुए हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एयरी कंडीशन,
एयरी कंडीशन का लैक में बोल रहा हूँ, मतलब नहीं होने के कारण वहां पे वो परमानेंट जैसे दिखते रहते हैं। तो इस तरीके के मीटियोरेटिक फॉल से या इम्पैक्ट से मरकुरी की सतह के ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्रेटर यानी इंप्रेशन डिप्रेशन दिखते हैं। मरकुरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। वीनस की बात करें, इट्स द ब्राइटेस्ट। आप देखते भी होंगे, तो इसके लिए गलत फहमी से लोगों ने इसको शुक्र तारा बोल दिया, भोर का तारा, है ना, ऐसा कुछ बोल दिया कि मराठी में तो इसके ऊपर गाने भी आ गए और लोग गलती से भूल भी गए कि भाई ये प्लेनेट है, तारा नहीं। तो आज भी लोगों को बोलो शुक्र क्या है, तो लोग बोलते तारा। तो ये गलत फहमी है जो गलती से आ गई। इट इज सीन इन द स्काई इन द ईस्ट बिफोर द सनराइज सेम एंड वेस्ट आफ्टर द सनसेट। एट ए टाइम एक ही जगह दिखेगा, नहीं तो दोनों टाइम ढूंढोगे और फिर बोलोगे दिखा नहीं। इट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ये बहुत जरूरी, अकेला बंदा है सोलर सिस्टम का जो इस तरीके से घूमता है, बाकी सब एग्जैक्टली उल्टे घूमते हैं। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अर्थ के बारे में बिल्कुल ही पढ़ने की जरूरत नहीं, एकमात्र नमूना है जिसको हमें बचाए रखना है, और वही हमारी मम्मी है, डैडी है, सेलेस्टियल। तो अगर उनको उसको बचाए रखेंगे तो आपने अपना इंसान बनने का उत्तरदायित्व निभा दिया, ये पकड़ के चलो। ना कहीं मंदिर जाने की जरूरत है, ना कहीं मस्जिद, ना चर्च। ओके, तो ये दिमाग में अगर आपको मालूम रहेगा, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इसके चलते इसकी तरफ आने वाले हार्मफुल रेज और चीजों को वो पोल की तरफ गाइड करता है, और फिर आसमान में बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा दिखता है पोलर रीजन में, जिसको बोला जाता है अरोराज। ये अरोराज बहुत ही कलरफुल पैटर्न रहते हैं, जो बेसिकली चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से दिखते हैं। मार्स जैसे चित्र में दिखाया, red planet है because of the soil has content of iron, and hence Mars is also called red planet. Highest and the longest mountain in the solar system, Olympus Mons, is located on the Mars. कोई तो समझदार बच्चा लिखो कितनी हाइट है ओलंपस मून्स की, मॉन्स की। एवरेस्ट की हाइट लिखो जल्दी, टाइम पास मत करो। ये पृथ्वी के ऊपर हाईएस्ट चीज तो एवरेस्ट है ना भाई, तो कितना है, तकरीबन 9 किलोमीटर। और ओलंपस मॉन्स जो है वो 22 किलोमीटर। तो ये दिमाग में पक्का फिट कर लो जिनको यूपीएससी बीपीएससी की परीक्षा देनी है, कि ये जो जनरल चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्यों है, क्या है। इसी के ऊपर रिसर्च करते करते बाहर में लोग पीएचडी कर देते हैं, और फिर वहां पे बहुत सारा पॉजिटिव काम होता है। अपने यहाँ लोग डिग्री के लिए पीएचडी करते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर जुपिटर। दिस इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, मतलब बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ह्यूज दैट एज मेनी एज 1300 से 1400 अर्थ इसमें रह सकती है। इवन दो द प्लेनेट इज ह्यूज, इट रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ इन अ वेरी हाई स्पीड। और उसी के चलते आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑरेंज आंख जैसी दिख रही है। ये ऑरेंज आंख जो है इसके ऊपर तकरीबन पिछले कुछ सैकड़ों सालों से चल रहा साइक्लोन है, और इसी के चलते इसको स्टॉर्मी प्लैनेट बोला जाता है। इसी स्टॉर्मी प्लैनेट ने आज से 30 साल पहले शूमेकर लेवी का इम्पैक्ट सहा, जिसका नजारा अपने टेलीस्कोप ने और सैटेलाइट्स ने कैप्चर किया। अब देखिए शूमेकर लेवी के ऊपर के आर्टिकल्स, कि कैसे एक बड़े प्लेनेट के आसपास कोई घूमने वाली चीज आती है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, और वो टुकड़े फिर उस सरफेस पे गिरने के बाद किस तरीके से उस सरफेस को डैमेज कर। सैटर्न के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा कि ये काफी बड़ा है, कुछ धर्मों में इसका नाम खराब करके रखा है कि ये भाई कुंडली में घुस जाता है, बट एक्चुअली वास्तव में ये इतना ब्यूटीफुल है कि ये रिंग देखने के बाद आप बोलोगे मैं बार बार देखना चाहूंगा। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने ये चीज नहीं देखी है, उनको दिखाने की जिम्मेदारी मेरी। सिर्फ इतना कि आप मेरे यहाँ होने चाहिए, आसमान में सैटर्न होना चाहिए, और वो दिखने लायक कंडीशन होने। लेट्स गो टू द फर्दर। इट इज कंसिडर्ड टू बी द peculiar planet because of the rings. It has got mass 95 times than that of the Earth, and density is so low, approximately 0.7, so that बड़े से समुद्र में इसको छोड़ दिया जाए तो ये फ्लोट करेगा। यूरेनस, it is the seventh planet in the solar system, cannot be seen without telescope. An axis is so greatly inclined, almost horizontal है, कि ऐसे लगता है ये घूम नहीं रहा है, रोल हो रहा है अपने एक्सिस पे इन ऑर्बिट।
इन ऑर्बिट, मॉल की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। तो ये अभी हम जाएंगे नेपच्यून की तरफ। इट इज द 8th प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सीजन ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर 41 ईयर। क्यों? ये आप समझ ही सकते हो, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन और गोइंग अराउंड अर्थ इज लाइक ऑन दिस प्लैनेट विंड्स ब्लो विद एक्सट्रीमली हाई। तो अभी हम इन सब के बारे में जो पढ़ा, बचे हुए चीज है सैटेलाइट और celestial bodies that revolve around planet independently without going around sun are called chandrama of that particular planet. इंग्लिश में सैटेलाइट बोला जाता है। ओके, उपग्रह। ओके, like planets, satellite rotate around their respective axis. The moon is a satellite of Earth. It does not have atmosphere. Its period of rotation and revolution are both 27.3 days. It's called gravitational law. Okay. Except for Mercury and Venus, all other planets have satellites, but in a varying numbers. एस्ट्रॉइड की बात हम किए थे, टूटता तारा। द ग्रेट नंबर ऑफ स्मॉल साइज बॉडीज could not turn into the planets when the solar system was formed, but continued to revolve around the sun. These bodies are known as asteroids, and belt of such celestial bodies is formed between the Mars and Jupiter. ये जब इनके कुछ नाम है, जैसे सेरेस है, पलास है, और ये जब पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो एक जैसे था अपोफिस जो 2026 में आने वाला था, तो सारे पृथ्वी पे जानकार लोगों की हवा यानी बत्ती गुल हो गई थी, क्योंकि उसके टकराने के बाद बहुत मुश्किल का सामना हमको करना पड़ता, जो संभाव्यता यानी पॉसिबिलिटी अभी ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गई। ड्वार्फ प्लेनेट मतलब अपने प्लूटो भाई साहब, जो होते तो है प्लेनेट जैसे, बट प्लेनेट के सारे रूल फॉलो नहीं करते। और प्लूटो की खासियत है कि वो 248 यानी 248 ईयर्स लेता है गोइंग अराउंड सन, एंड वेयर एज इट टेक्स 6.38 days फॉर वन रोटेशन। This is about major bodies in solar system. Now we go and try to analyze your brain power. Why do we see only one side of the moon? कोई लिखेगा यहाँ पे? जल्दी जल्दी, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। अभी तो मैंने बोला कि वो ग्रेविटेशनल लॉक में है, रोटेशन नहीं होता है इसकी। ओके, वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल में लॉक में होने के कारण एक दिशा ही पृथ्वी की तरफ रहती है, और उसके कारण वो एक ही दिशा दिख पाती है। Which planet has day longer than its year? जल्दी लिखो। Venus. Very. Find out. Obtain information about various asteroid and dwarf planets in the solar system and discuss it in a class. Now, which class? In your physical class, in your school. Can you tell, have you ever seen in evening or in the pre-dawn hours a large celestial body with a long tail? What is it called? It's called comet. और comet की जानकारी ये है कि ये celestial body that revolves around sun. They are formed out of ice and dust particles. They are part of the solar system. Since good old times, the appearance of comet has been considered to be inauspicious. मतलब भाई किसी गलत होने की संभावना का इंडिकेशन, मतलब बैड ओमेन, अशुभ शकुन तरीके, अपशकुन, अपशकुन बोला जाता था। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत चीजें भी करते थे, जैसे प्राणियों की बलि दे दी, किसी को खुश करने के लिए होम हवन कर लिया। तो ऐसी गलत चीजें उस जमाने में अज्ञान के कारण होती थी। आज मूर्ख लोग ज्ञानी होने के बावजूद भी करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आया। तो ये जो कॉमेट्स है, ये इसी तरीके से एक सेलेस्टियल बॉडी है जो सूरज की परिक्रमा करने क्यूपियर बेल्ट के बाहर से यानी वुड क्लाउड से आते हैं और परिक्रमा करते चले जाते हैं, बट इस दरमियान बहुत सारा कचरा वो इर्द गिर्द छोड़ जाते हैं। जब वहां पृथ्वी आती है तो हमें दिखता है मिटियोर शॉवर। ये जो कॉमेट्स है, जो फ्रोजन मैटर है, डस्ट पार्टिकल है, उनके जैसे ही संपर्क में आती है सूरज के आसपास तो जलने लगता है, और वो these gases gets thrown in a direction away from sun. As a result, certain comets appear to have long feathery tail. Due to their long elliptical orbit, their appearance in sky is very rare. They reappear in some specific period called period of comet. और इसी बेसिस पे इनके दो क्लासिफिकेशन किए गए, एक है लॉन्ग पीरियड कॉमेट और एक है शॉर्ट पीरियड कॉमेट। लॉन्ग पीरियड 200 साल से ज्यादा,
और शॉर्ट पीरियड जो है लेस देन 200 साल। अभी ये मत बोलना कि 200 साल वाले का क्या करेंगे, तो भाई उसको एक साइड में कहीं डाल दो। ओके, यहाँ कॉमेट का चित्र दिखाया गया। फिर हैलेज कॉमेट के बारे में बताया गया, जो 76 ईयर्स के एक साइकिल के बाद, पीरियड के बाद आता है। तकरीबन 16 किलोमीटर लॉन्ग एंड 7.5 किलोमीटर वाइड है। 1910 में दिखने के बाद हैले ने भविष्य बताया कि भाई ये फिर से 1986 में दिखेगा, जो दिखा। इस तरीके के पोस्टुलेशंस देने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए पढ़ना पड़ता है, और इसलिए दीवार पे लिखा रहता है पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। तो बिट ऑफ द फन, यहाँ दिखाया है एक्सपेरिमेंट कि आप कंगन लोगे या कोई राउंड टाइप की रिंग लोगे, उसमें एक छोटा सा क्लॉथ टाई करोगे, दो स्ट्रिंग टाई करोगे और उसको पकड़ोगे फैन के सामने, ऑब्वियसली उसकी जो हल्के चीज की दिशा है वो फैन के डायरेक्शन के अपोजिट रहेगी। फिर इन द पास्ट, Fred Whipple, an American astronomer, proposed that the comet consists of the icy cluster of various constituents, and that is why comets are called dirty snowballs. Snowball बोला जाता है, ये समझ में आया। dirty क्यों बोला जाता है, कोई बताएगा? By 1950, Whipple had discovered 6 comets. डर्टी इसलिए बोला जाता था कि लोग सोचते थे कि जब भी कॉमेट गुजरता है तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। कभी कोई पेंडेमिक आ गया, कोई इपिडेमिक आ गया, कभी प्लेग आ गया, कभी हैजा आ गया, कभी कोई फीवर आ गया। तो इस तरीके की गलत फहमियों को उस जमाने में बहुत बढ़ावा मिलता था, क्योंकि दुनिया को अकल सिखाने का काम धर्मस्थल करते थे, और वहां से 95% गलत चीजें ही बाहर आती। आज भी यही कुछ देखने थोड़ा बहुत मिलता है। मिटियोर क्या कर सकता है, इसका उत्तम उदाहरण आपको इधर एग्जाम्पल में दिखाया गया, जो आपने यहाँ से मुंबई से तकरीबन एक 450 किलोमीटर की दूरी पे, और अविरत जी के घर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड दैट इज कॉल्ड लोनार लेक, विच हैज गॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ द सम मीटियोरिटिक इम्पैक्ट, जो तकरीबन 5.5 लाख साल पहले औरंगाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पे लोनार नाम की जगह पे, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वहां पे हुआ था। इसके बारे में अधिक जानकारी देने वाले व्यक्ति जो थे, उन सर का यस्टरडे ओनली, कल ही शायद 25, कल नहीं परसों 25 जनवरी को उनकी डेथ हुई। मैं खुद उनको मिला था। ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग सिर्फ एक अच्छी ऐतिहासिक या खगोलीय धरोहर का जतन करने के लिए, उसका नाम बढ़ाने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए अपनी जिंदगी दे देते। वो वैसे ही सर थे, बुगड़े सर, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो प्रोफेसर थे, कभी भी आप लोनार इलाके में जाओगे और उनको बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि सर हमको इस चीज की जानकारी दो, तो इतने बुजुर्ग होने के बाद भी वो हमेशा आते थे। मैं 2 बार गया हूँ, एक बार मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ और एक बार मेरे भाई साहब के साथ। दोनों बार वो हमारे साथ थे, एंड हिज कंपनी वाज टेरिफिकली गुड बिकॉज इट वाज टोटली नॉलेज, जो हमेशा आपका अपग्रेड होता उनकी सानिध्य यानी कंपनी से। Let's go further and try to understand certain things. Science tries to explain different events occurring in the universe. We should study phenomena like meteor falls, eclipse, etc., rather than attach any blind faith or superstitions with them. आपको किसी भी हालत में किसी भी अंधविश्वास को विज्ञान के साथ जोड़ना नहीं है। भले वो आपके घर के व्यक्ति हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, कोचिंग क्लास वाले हो, कोई भी, सबको आपको विज्ञान और वैज्ञानिक सोच सिखानी है। वही 21वीं सदी का नारा है एज अ इंडियन सिटीजन। फिर आगे बढ़ते, देयर आर इनन्यूमरेबल गैलेक्सीज। आज हमने क्या सीखा? देयर आर इनन्यूमरेबल गैलेक्सीज इन यूनिवर्स, आवर सोलर सिस्टम, वेरियस स्टार क्लस्टर्स आर पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, various types of star like sun can be seen in Milky Way galaxy. Different planets in the solar system have peculiar characteristics. Some are satellites, whereas others do not have any. Comets have characteristic structure, but their appearance keeps on changing. चलो लास्ट पार्ट, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा क्लास, फटाफट आंसर लेते हैं। चलो चैट बॉक्स में लिखना चालू कर दो आंसर्स, मैं आपके सवाल देखता हूँ। सवाल मतलब क्वेश्चन। एड ओके, comets are made up of dust particles, so the comet is called dirty snowball. Okay. Sir, was today meteor fall? Today I have seen something brightening from the sky. कुछ नहीं, बल्ब भी गिरा होगा म्यूनसिपालिटी का, रुद्रा। ओके, तुम्हारे यहाँ कड़म्बोली में कुछ भी हो सकता है।
एनीवेज होता नहीं है, बट आसमान से इतने सारे टूटते तारे आपको देखने मिल सकते हैं, कभी भी दिख सकते हैं, सिर्फ आपकी नजर चौकस होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। लेट्स गो इनटू द क्वेश्चन। बर्थ प्लेस ऑफ द स्टार्स, नेबुला। Biggest planets in the solar system, Jupiter. The galaxy which is in our neighbor, that is Devayani and Andromeda galaxy. Brightest planets in solar system, that is Venus. Planet with the largest number of satellites, Saturn. Planets without a single satellite, Mercury and Venus. Planet with a rotation different from other planets, Venus. Celestial body that carries a tail along is a comet. Fill in the blanks. The group of galaxies of which our Milky Way galaxy is a part is called local group of galaxies. कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ वही डस्ट एंड भाई स्नो, स्नो लिखा ना, क्या लिखा है इसमें, डस्ट एंड आइस। द प्लैनेट्स डॉट 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 अपीयर एज इफ इट इज रोलिंग अलोंग, इट्स यूरेनस आई थिंक, which is the stormy planet, that is a Jupiter. Pole star is the best example of the variable type of star. Statement गलत सही बताओ। Venus is the planet closest to the sun. No, it's Mercury. Mercury is called stormy planet. No, it's Jupiter. Jupiter is the biggest planet. Yes, it's right. What is the स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लैनेट मार्स, कि भाई वो लाल है, उसके ऊपर काफी आयरन है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर काफी कम है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। अदर टाइप्स ऑफ गैलेक्सी हमने देखी, स्पाइरल, बार्ड, फिर इरेगुलर शेप गैलेक्सी। विच सेलेस्टियल बॉडीज डज द गैलेक्सी इंक्लूड, which celestial bodies does a galaxy include? Star, star clusters, open cluster, closed cluster, nebulas, then planets, satellites, meteors, asteroids, इतनी सारी चीजें। ओके, नेम ऑफ एंड ब्लैक होल, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स। वो बहुत सारे स्टार्स हमने पढ़े, कौन से वाले थे वो, वेरिएबल टाइप का स्टार था, मेन सीक्वेंस वाला था, तो उसमें आप उसको पढ़ लीजिए 6 स्टैंडर्ड के बच्चे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉमेट्स एंड ऑन व्हाट बेसिस दे आर क्लासिफाइड? लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ ऑर्बिटल, 200 से कम है कि ज्यादा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीटियोर एंड मीटियोराइट्स? जो आसमान में आ रहा है वो मीटियोर है, जो जमीन पे गिरने के बाद मिला वो मीटियोराइट। तो देर आर मीटियोराइट हंटर्स भी होते हैं, क्योंकि ये महंगी चीज है और बेची जाती है, तो जिनको काम धाम नहीं करना है, घूमना है, वो घूमते घूमते मीटियोर भी ढूंढते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेनेट नेपच्यून? आपने जैसे पढ़ाई कि उसके ऊपर काफी जोर से हवाएं चलती है, फिर उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा है, और वो चीज जो है आंखों से दिखती नहीं है, बहुत दूर है, उसका एक लॉन्ग पीरियड है सूरज की परिक्रमा करने का। मैच दी फॉलोइंग गैलेक्सी, कौन सी है? स्पाइरल। कॉमेट कौन सा है? हेलो। सन लाइक स्टार कौन है? सीरियस। सैटर्न क्या है? 33 सैटेलाइट कंफर्म। वीनस क्या है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। एक्टिविटी क्या है? कोई भी मटेरियल पकड़ो घर का जो फेंका हुआ हो, अच्छा मटेरियल मत इस्तेमाल करो, और उससे मॉडल बनाओ सोलर सिस्टम का, डिस्टेंस के हिसाब से, साइज के हिसाब से। ऐसा ना हो जाए कि सूरज घर के किचन में होगा और भाई प्लूटो जो है पनवेल में आ गया मार्केट यार्ड। तो ये सब नहीं होगा, इस हिसाब से कैलकुलेशन करो। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ईच प्लैनेट सच एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट्स डायमीटर, इट्स वॉल्यूम, एंड प्रेजेंट इट इन अ साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन ही नहीं हो रहे कोरोना के चलते, तो इस बार ये रह गया, घर पे आप लोग बिल्डिंग में ट्राई करो। So today's lecture is over. I have taken almost 17 minutes extra and kindly accept apologies for the same. If you do not have any questions, we will stop. Okay? Somebody has question. I was counting the stars and suddenly I saw that. What you saw? Just okay, okay. Red planet. What is the characteristics? Okay. So सवाल के जवाब दिए बच्चों. Okay. Very good. So done. Good night. See you. Tada. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye Bye, bye. Good night. sir. Bye Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Bye, sir. bye Thank bye. you. Bye, Bye sir. Thank you, sir. Bye, sir. bye. Thank you, sir. Bye. Bye. चलो चलो निकलो, सोना है कि नहीं? चलो जल्दी।